नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अच्छा भाषण करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री है, और उनके दीर्घकालीन सहयोगी अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री है, दोनों में एक बड़ा फर्क है। अमित शाह भी भाषण देते हैं, लेकिन जितने नरेंद्र मोदी मृदुभाषी है, कठोर भाषा में नहीं बोलते। बिल्कुल उल्टी बात अमित शाह की है। अमित शाह जरूरत नहीं हो तो आधा अक्षर भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल नाप तौल के बोलते हैं। एक शब्द ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक शब्द कम नहीं बोलेंगे। कल परसों की, कभी एक हफ्ते पहले की बात है। मेरा ख्याल है, जब पहले दौर का बंगाल का वोटिंग हो गया था 23 मई को, 23 अप्रैल को, तो उसके बाद उनकी एक पत्रकार परिषद हुई थी। तो किसी पत्रकार ने उन्हें पूछा, अमित शाह को, कि ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़ा प्रचार कर रही है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बंगाल में मछली भात, मछली मांस, मटन बंद किया जाएगा। तो चेहरे पर मुस्कान लाकर अमित शाह ने उनको ही उल्टा सवाल किया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो पत्रकार एकदम चुप हो गया। तो अमित शाह बोले, तो छोड़ दो ना, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, बात खत्म। सवाल का जवाब तक नहीं दिया। फालतू के सवाल मत पूछो, ये सीख दी। और अमित शाह आगे बढ़े। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फालतू के सवाल पर जवाब दो, फिर बवाल खड़ा हो जाता है, और बस उसके खुलासे करते बैठ जाओ। जैसे पवन खेड़ा ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम असम में जाकर किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता या माध्यम प्रमुख, मीडिया चीफ है पवन खेड़ा, और रोज के रोज कुछ अनाप शनाप बकते हैं, मोदी शाह को गाली देते हैं। जब असम का चुनाव चल रहा था, ये पहुंच गए असम में, गुवाहाटी में जोर, और कहीं जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपने नेता राहुल गांधी की स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी, उनके पास कैसी विदेश में प्रॉपर्टियां है, जायदाद है, उनकी बोगस कंपनियां हैं, उनके पास बोगस पासपोर्ट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़े स्क्रीन पर दे दिया, और चर्चा होनी थी। लेकिन एक बात पवन खेड़ा भूल गए थे, कि जब आप जनरल बोलते हो बात अलग होती है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक बोलते हो तो पकड़े जाने का धोखा होता है, और पकड़े गए। जैसे ही ये बात फैलने लगी, हेमंत सोरेन जो असम के मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी ने जाकर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज किया, और पवन खेड़ा को 3-4 हफ्ते मानो चूहे जैसे किसी बिल में छुप कर बैठना पड़ा। दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली से गायब थे, और छुप छुप कर गाड़ी में मुंडी नीचे डालकर भाग रहे थे। यहां भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे। कभी हैदराबाद के हाई कोर्ट में, कभी दिल्ली के हाई कोर्ट में, कभी गुवाहाटी के हाई कोर्ट में, या तो सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भाग रहे थे। ये इन्होंने, पवन खेड़ा ने अपने पार्टी के लिए इतना बड़ा काम किया कि असम में, असम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का हिस्टोरिक डिफीट हो गया। 22 एमएलए चुनकर आए, और 22 में से 21 मुस्लिम है, यानी पूरा का पूरा हिंदू समाज
कांग्रेस के खिलाफ हो गया। इसकी क्या जरूरत थी? अपनी पार्टी के लिए जो लोग 4 वोट नहीं ला सकते और 400 या 4000 वोट गंवा सकते हैं, ऐसे नमूने राहुल गांधी ने कहां से और कैसे इकट्ठा किए उनको ही पता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बोलते हो तो संभाल कर बोलो, नाप तोल कर बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और इसका एक आदर्श आपके सामने है, जिसका नाम अमित शाह है। वो कठोर भाषा बोलते हैं, मजाक नहीं करते और मृदु भाषा तो बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए जब वो बोलते हैं तो सामने वाले ने उसका जवाब देते हुए बिल्कुल सभ्य और नापी तौली भाषा लेकर बोलना चाहिए। लेकिन जो अपने कर्तव्यगारी से बड़े नहीं होते या मालिक के इशारों पर भौंकना जानते हैं, ऐसे जो नेता हो या प्रवक्ता हो, वो कभी सीख नहीं लेते। पवन खेरा उनमें से ही है। और ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी उसी रैंक में आते हैं। तो जैसे ही पहले दौर का चुनाव बंगाल का खत्म हो गया था, उसके बाद फिर से गुंडागिरी होगी, गुनाहगारी होगी, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए अमित शाह ने एक जगह भाषण देते हुए साफ साफ बताया था कि इतना बड़ा सेंट्रल फोर्स लाके रखा है, वो चुनाव शांतिपूर्ण हो इसलिए रखा है। कोई भी गुंडागर्दी करने की या वोटर को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसको उल्टा टांग कर सीधा किया जाएगा। तो ये तालियां बजाने के लिए या हेडलाइन लेने के लिए अमित शाह ने नहीं बोला था। अमित शाह कभी भी पत्रकारों को हेडलाइन नहीं देते, वो सबको इशारा देते, समझ जाओ, वरना सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने से पहले उल्टा टांगना जरूरी है। ये केंद्रीय गृह मंत्री का सीधा इशारा था, जिन्होंने पिछले 4-5 साल में बार बार बोलकर इशारा देकर नेपाल से लेकर तेलंगाना तक फैला हुआ जो रेड कॉरिडोर था नक्सलिट का, और नक्सलाइट का सुपड़ा साफ कर दिया। नाम के लिए, दिखाने के लिए कोई नक्सलाइट बचा नहीं है। एक तो सरेंडर हो गए, शरणार्थी हो गए, या तो मारे गए। तो ये अमित शाह की पहचान है। अमित शाह की बातें हल्के में लेना सबसे बड़ा गुनाह है। जब वो बोलते हैं तो करते हैं, ये समझना जरूरी है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जो ममता दीदी के भतीजे हैं और अगले मुख्यमंत्री करके उनको विरासत देने वाली थी ममता दीदी, इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही थी। तृणमूल कांग्रेस का आगे चलकर नेता कौन बनेगा, ममता दीदी का वारिस कौन बनेगा, जब जब ये चर्चा होती थी तब अभिषेक का नाम आगे आता था। लेकिन जो पार्टी बनाई, उनकी बुआ ने बनाई, ममता ने बनाई, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उसको सत्ता तक लेकर आई ममता दीदी, इसमें अभिषेक बैनर्जी का कुछ भी योगदान नहीं। हाँ, वो उसके फायदे उठा रहे। हमेशा वारिस जो होता है उसका अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, वो उधारी की पुण्याई पर जीता है। और अभिषेक बैनर्जी कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। तो वो भी गुंडागर्दी पर उतर है। वो लोकसभा में चुनकर गए, कोलकाता के नजीक जो डायमंड हार्बर करके लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है, वहां से वो बार बार लोकसभा चुनकर गए। और उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां की जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसमें प्रचार करते हुए इसी अभिषेक बैनर्जी ने देश के गृह मंत्री को धमकाया था, अगर हिम्मत है तो 4 मई के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद कोलकाता में रुक कर दिखाओ।
अमित शाह तो रुके, लेकिन अभिषेक बैनर्जी कहाँ है? 4 मई के रात को देर तक मतगणना चलती रही और अंतिम नतीजे 5 मई को आ गए। उसके बाद अभिषेक बैनर्जी किस बेल में जाकर चूहे जैसे छुप गए थे, किसको पता नहीं था, क्योंकि अमित शाह की जरूरत नहीं थी। जिस ढंग की जीत बीजेपी ने हासिल की, उसके बाद बीजेपी के समर्थक और दबे कुचले बंगाल के नागरिक रास्ते पर उतर गए थे और ढूंढ रहे थे अभिषेक बैनर्जी नाम का चूहा कहां छुपा है, उसको निकालो बिल से। अभिषेक बैनर्जी के घर पर जाकर लोग जोर जोर से जय श्री राम वगैरह स्लोगन दे रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, हिम्मत है तो बाहर निकल। जो अभिषेक बैनर्जी देश के गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा था कि 4 मई के बाद कोलकाता में रुक कर देखो, उसके घर के सामने पिछले 15 साल से डरकर, छुपकर, दबे रहे हजारों लोग, बंगाल के नागरिक अभिषेक बैनर्जी को चैलेंज कर रहे थे, तुझमें हिम्मत है तो निकल। ये नहीं निकल पाया। अपनी बुआ के साथ दूसरे दिन दुखी चेहरे से पत्रकारों के सामने, चैनल के कैमरे के सामने बैठा था, लेकिन गड़बड़ हो गई और ये बिल्कुल अमित शाह के शिकंजे में अब आ चुका है। क्योंकि मुझे लगता है 6 तारीख को ममता दीदी को भवानीपुर में आकर हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जो शायद अगले मुख्यमंत्री हो गए, उनका जो सहायक था, पीए था, पर्सनल सेक्रेटरी था, उसकी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। कुछ गाड़ियों ने, बाइक ने उसका पीछा किया, हर कुछ किसी रास्ते पर उसकी गाड़ी को रोका गया और चारों ओर से बाइक पर बैठे कुछ गुंडों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसमें वो गाड़ी में ही चल बसे थे। जब उनको उपचार के लिए अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लेके गए तो डेड ऑन अराइवल, यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी, ये डॉक्टर ने बता दिया। तो बात साफ थी, मर्डर हुआ है। और होने वाले मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी की जब मर्डर होती है तो मामला इतना सीधा साधा और सामान्य नहीं होता। और जोर शोर से बंगाल में जो चर्चा चल रही है कि इसके धागे सीधे अभिषेक बैनर्जी से जुड़े जा सकते हैं, ये तो एक बात है। बाजार गप एक और अलग बात होती है, अफवाह एक अलग बात होती है, कानाफूसी अलग बात होती है। लेकिन जब तुमने 8-10 दिन पहले खुद देश के गृह मंत्री को धमकी दी है, तुम 4 मई के बाद बंगाल में, कलकत्ता में रुक कर दिखाओ, तो मामला सीधा धमकी का बन जाता है। सीधा धमकी का बन जाता है। जो इंसान इतने खुले आम एक किसी प्रचार के मंच से देश के गृह मंत्री को मारने की धमकी दे रहा है, तो उसी का ही कोई षड्यंत्र होगा। क्योंकि जब ये चंद्रनाथ रथ नाम का जो शुभेंदु अधिकारी का सहायक मारा गया, उसके संबंध में जो गाड़ियां पकड़ी गई है, उनके नंबर प्लेट नहीं थे, उनके चासी के नंबर घिसे गए थे। तो ये पूरे षड्यंत्र के तहत किया हुआ हमला है और शायद टारगेट शिकार शुभेंदु की करनी थी। बेचारा रथ मारा गया, चंद्रनाथ रथ मारा गया। तो इतना बड़ा षड्यंत्र एक पीए के लिए नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ था। ये भवानीपुर में चुनाव खत्म होने के बाद ममता दीदी को चैलेंज करने वाले शुभेंदु अधिकारी का कांटा निकालने की पूरी तैयारी पहले से हो चुकी थी। इसके लिए इतनी गाड़ियां, बाइक वगैरह रेडी रखी गई थी।
शार्प शूटर तैयार रखे गए थे और मारा गया चंद्रनाथ रथ। तो बात सीधी है। अभिषेक बनर्जी ने कुछ उल्टा किया है तो उसको उल्टा टांग कर सीधा करना पड़ेगा। बंगाल की जनता को बीजेपी ने सत्ता आने के बाद अगर सुरक्षा की गारंटी देनी है तो बात साफ है, अमित शाह ने जो वचन दिया है, जबान दी है कि एक एक का हिसाब होगा, उल्टा टांग कर सीधा किया जाएगा और सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, उसके बाद मुझे गारंटी है कि जिन जिन को ढूंढा जाएगा, केसेस बनाए जाएंगे, उसमें शुभेंदु अधिकारी के सहायक के हत्या में अभिषेक बनर्जी एक आरोपी हो सकता है, नहीं होगा, उसको भी उल्टा टांग कर सीधा किया जाएगा। और जब अभिषेक बनर्जी को सीधा किया जाता है तो बाकी चिरकुट छोटे मोटे जो गुंडे होते हैं उनको अपने आप सबक मिल जाता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।